Hello everyone. Today we are going to start with Unit 2, which is concerned with the primary rules of interpretation of statutes. आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्राइमरी रूल से संबंधित है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। प्राइमरी रूल्स 4 होते हैं। फर्स्ट इज़ लिटरल रूल, दूसरा गोल्डन, तीसरा मिस्चिफ रूल, चौथा कहलाता है हारमोनियस रूल। तो अब हम क्रम से इन चारों रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है लिटरल रूल। द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मीन्स इंटरप्रेटिंग अ लॉ ब्रॉडली and solely based on plain and ordinary meaning of words used with considering the intention। तो लिटरल रूल से हमारा मतलब होता है कि हम शब्दशः कानूनों का निर्वचन उसी हिसाब से करते हैं जैसे उसमें शब्द लिखे गए हैं और उनका जो प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग जन सामान्य के द्वारा समझा जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है, केस लॉ है हमारा फिशर वर्सेस बेल केस। इस केस में एक शॉपकीपर था हु वाज डिस्प्लेइंग अ फ्लिक नाइफ, जो चाकू होता है फोल्डिंग टाइप का, वो फ्लिक नाइफ कहलाता है। उसको वो अपने शोकेस में लटकाए हुए था एंड उस चाकू को शोकेस में लटकाए रहने के बावजूद ये नहीं माना गया कोर्ट के द्वारा कि वो वहाँ पर उसको सेल करने के लिए हैंग किया था और इसकी वजह से उसको एक्विटल मिल गया, क्योंकि वहाँ पर चाकू को विंडो में लटकाने के बावजूद उस पर ये नहीं लिखा गया था कि ऑफरिंग फॉर सेल, और लिटरल मीनिंग के तहत ये नहीं माना गया कि उसको बेचने के लिए ही वहाँ टांगा गया है। इस तरह से वह उस अपराध से, जबकि इंटेंशनली वो बेचना ही चाहता था, वो व्यक्ति उससे बच गया। तो ये कहलाता है लिटरल रूल। इसमें मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो पहला है कि फोकस ऑन प्लेन लैंग्वेज, जो सीधी सादी भाषा होती है उसी को हम मद्देनज़र रख के पूरा लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। और दूसरा, इसमें बहुत बड़ी जो विसंगति है वो ये है कि इसमें बड़ा पोटेंशियल रहता है कि बहुत अजीबोगरीब एब्सर्ड रिजल्ट्स आ जाएं। इंटेंशन कुछ और हो और निर्णय कुछ और निकल जाए। मान लीजिए ऐसा लिखा गया हो कि इट इज़ इल्लीगल टू पार्क अ व्हीकल इन अ डेजिग्नेटेड और नो पार्किंग जोन। तो ये इल्लीगल बता दिया गया है कि कोई भी व्हीकल को नो पार्किंग जोन में अगर आप पार्क करेंगे तो वो इल्लीगल है। लेकिन व्हीकल की परिभाषा के तहत मान लीजिए कोई व्यक्ति आया वहाँ पे साइकिल पार्क करके चला गया, तो अब ये समझना पड़ेगा कि भाई बाइसिकल को व्हीकल जो इल्लीगल वहाँ पे मेंस रिया है, इंटेंशन है, उसके तहत वो फॉल करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर कार पार्क कर दी जाए तो ठीक बात है, क्योंकि उसी व्हीकल्स को नहीं पार्क करने की हिदायत दी गई है। लेकिन बाइसिकल की पार्किंग यहाँ पर बचाव के उसमें आ जाएगी, क्योंकि बाइसिकल ऐसा व्हीकल है जिसको कोई व्यक्ति स्वभावतः उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकता है, उसको उठा के टो करके लिया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें जो कि कार के साथ यूजुअली कॉमन प्रैक्टिस में नहीं होती है। तो इसका स्टेप 1 होता है, द वर्ड्स ऑफ एनैक्टमेंट आर टू बी गिवन देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग एंड इफ सच अ मीनिंग इज अनएम्बिगुअस एंड क्लियर, इफेक्ट शुड बी गिवन टू इट वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर। तो अगर इनैक्टमेंट के शब्द जो हैं वो ऑर्डिनरी हैं और उनका सामान्य अर्थ निकलता है तो उनमें कोई भी अनक्लैरिटी नहीं है, तो फिर हम उन शब्दों का अर्थ उसी अर्थ में करेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसा कि वो सामान्यतः समझा जाता है, चाहे इसके परिणाम कैसे भी हो। क्योंकि इस प्रिंसिपल का बेस ही यही है कि इट इज़ टू बी नोन व्हाट द लेजिस्लेशन इंटेंडेड, कि हमको ये पता लगाना होता है कि विधायिका की असली मंशा क्या थी। तो एक्सप्रेस बाय वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो जब भी विधायिका कोई कानून बना रही है तो ये माना जाता है कि वो वैलिड कानून बनाते समय उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करेगी जो उस समय कंटेम्प्रेरी टाइम फ्रेम में यूज़ हो रहे हैं। सिमिलरली, कोर्ट शुड गिव टेक्निकल मीनिंग
टू टेक्निकल वर्ड्स। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल वर्ड्स है तो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उनको टेक्निकल मीनिंग देगा। यदि ऑर्डिनरी मीनिंग एब्सर्ड हो जाए तो फिर हम गोल्डन रूल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आगे एक्सप्लेन किया गया है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ केस लॉज हैं जो इम्पॉर्टेंट है लिटरल रूल से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। पहला केस लॉ है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मथाई वर्गीस 1986 का। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट इफ़ द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट आर क्लियर they must be interpreted literally and judges should not try to rewrite the law to give their viewpoint or perception of the justice। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शब्दों को कोर्ट्स या जजेस खुद का परसेप्शन प्रूव करने के लिए कि उनका क्या दृष्टिकोण है जस्टिस को लेकर के, इसके लिए नहीं यूज़ करेंगे। दूसरा केस है जिसमें कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक लॉ, पब्लिक प्लेस को आपको समझना है। मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि इफ़ अ केस लॉ प्रोहिबिट्स या इफ़ अ लॉ प्रोहिबिट्स ऑब्ससीनिटी इन अ पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस में अभद्रता को मना किया गया है। सो अ कोर्ट में इंटरप्रेट पब्लिक प्लेस based on its literal meaning, excluding private property, even if the act of obscenity is visible to the public। तो शब्दशः अगर मीनिंग को, लिटरल मीनिंग को फॉलो करेंगे तो कोर्ट हो सकता है कि जो एक्ट ऑफ ऑब्ससेनिटी है वो व्यक्तिगत जगह पे करा जा रहा है, परंतु वो दिख सब पूरी पब्लिक को रहा है, तो इसमें वो एक्सक्लूड कर दे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अपना जो है अभद्रता कर सकते हैं। इस बात को कोर्ट ना माने, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी अगर पब्लिक को विजिबल है और वहाँ पे किसी प्रकार की ऑब्ससिनिटी हो रही है, तो फिर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कोर्ट इंटरप्रेट करेगा पब्लिक स्पेस की तरह, और इसलिए वहाँ पे ऑब्ससिनिटी अलाउड नहीं होगी। इसी तरह से डेफिनेशन ऑफ डेंजरस वेपन को भी हम समझ लेते हैं। इन केसेस इन्वॉल्विंग अ वेपन नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड एज डेंजरस। मान लीजिए कोई वेपन है, कोई हथियार है जिसको लिस्ट नहीं किया गया है कि ये ख़तरनाक है, बट यूज्ड टू कॉज हार्म, लेकिन उससे नुकसान पहुंचाया गया है। अ कोर्ट में अप्लाई द लिटरल रूल टू डिटरमाइन इफ़ द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेंजरस वेपन और नॉट। तो कोर्ट जो है एक तरह से इंटरप्रेट कर सकता है कि ये वेपन डेंजरस की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। सो लिटरल रूल इज़ नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल बिकॉज द लिटरल रूल prioritize the plain meaning. It can sometimes lead to results that do not align with the intended purpose of law, potentially causing injustice in certain situations. तो लिटरल रूल प्रायोरिटी देता है प्लेन मीनिंग को। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पर्पस ऑफ लॉ है वो डिफीट हो जाता है और एब्सर्ड रिजल्ट देने के साथ ही यह इनजस्टिस जैसी सिचुएशंस को कॉज करता है। दूसरा रूल है गोल्डन रूल टू इंटरप्रिटेशन। इट मीन्स दैट कोर्ट्स कैन डेविएट from the literal meaning of the statute if applying it would lead to an absurd or unreasonable result। गोल्डन रूल का मतलब होता है कि कोर्ट लिटरल मीनिंग से फ़र्क मीनिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते समय, अगर वो शब्द लिटरल मीनिंग के हिसाब से कोई एब्सर्ड या अनरीजनेबल रिजल्ट दे रहा हो, essentially allowing them to interpret law in a way that avoids unintended consequences of following literal rule, keeping intact the overall intention of legislation। तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके आशय को ही जीवित रखना मुख्य उद्देश्य होता है कोर्ट का। इसीलिए अगर लिटरल रूल की
के इंटरप्रिटेशन से कोई एब्सर्ड या अनरीजनेबल रिजल्ट निकलता है तो फिर कोर्ट जो है गोल्डन रूल की तरफ मूव कर जाता है। इसमें जो की पॉइंट्स हैं, पहला है बेसिस। इट इज़ कंसिडर्ड एज मिडिल ग्राउंड बिटवीन द लिटरल रूल एंड मिस्चिफ रूल। तो गोल्डन रूल को लिटरल और मिस्चिफ रूल के बीच के स्तर पे माना जा सकता है। मिस्चिफ रूल में प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है और लिटरल रूल में शब्दों को इंटरप्रेट किया जाता है। दूसरी बात है एप्लीकेशन की। जजेस विल फर्स्ट ट्राई टू इंटरप्रेट अ लॉ बेस्ड ऑन इट्स प्लेन मीनिंग, बट इट लीड्स टू एन एब्सर्ड रिजल्ट, दे कैन यूज़ द गोल्डन रूल। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई लॉ ये कहता है कि नो व्हीकल्स अलाउड इन पार्क, तो कोर्ट इसको ये इंटरप्रेट करेगा गोल्डन रूल के हिसाब से, कर सकता है, मे इंटरप्रेट कि बाइसिकल इज़ नॉट कंसिडर्ड अ व्हीकल इन कॉन्टेक्स्ट प्रिवेंटिंग एन एब्सर्ड सिचुएशन वेयर नो पर्सन कैन राइड अ बाइसिकल इन द पार्क। तो यहाँ पर जो कोर्ट है व्हीकल में बाइसिकल को इंक्लूड नहीं करेगा और इसका अर्थ ये नहीं लगाएगा कि कोई भी व्यक्ति पार्क में बाइसिकल नहीं चला सकता, क्योंकि साइकिलिंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज एज refer to the park. It is also known as ethics of reciprocity, meaning that you should treat others in the same way as you yourself would like them to treat you. तो इसमें आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। इसको फ्रेंच में कहते हैं, लैटिन भाषा में कहते हैं, सॉरी, डू अट डेस। आई गिव यू दैट यू माइट गिव। मैं आपको वही दूंगा जो आप मुझे देंगे। तो ये रूल इसी बात को यथार्थ सिद्ध करता है। तो अब देखिए कि ये रूल काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। जजेस कैन यूज़ द गोल्डन रूल टू रिजॉल्व एम्बिग्विटीज़ एंड हार्मोनाइज कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस। तो अगर कोई एम्बिग्विटी है तो उसको रिजॉल्व करना, और कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविज़न है तो उसको हार्मोनी में ले आना, ये इसके द्वारा किया जाता है जजेस के माध्यम से। जजेस कैन यूज़ द गोल्डन रूल टू अडैप्ट लैंड टू चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, अडॉप्ट लॉज चेंजिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स। तो जो हमारे कानून हैं उनको सोसाइटी के अनुसार बदलते हुए परिवेश के हिसाब से उसको अडैप्ट किया जा सकता है। जजेस कैन यूज़ गोल्डन रूल टू इंटरप्रेट लॉज इन अ वे दैट अलाइंस विद ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। तो जजेस जो हैं, जो बड़े प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस और फेयरनेस के, उनके साथ अलाइन करते हुए इन लॉज को इंटरप्रेट कर देते हैं। केस लॉ है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आज़ाद भारत फाइनेंशियल कंपनी। इसमें द कोर्ट यूज़ गोल्डन रूल टू अवॉइड द अनजस्ट कॉन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल। तो इसमें कोर्ट ने गोल्डन रूल का इस्तेमाल किया था ताकि अनजस्ट कॉन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल को अवॉइड किया जा सके। इसी तरह से चंद्रमा दास केस में कोर्ट यूज गोल्डन रूल टू इंटरप्रेट दैट आर्टिकल 21 इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो दोस्तों ये रहा हमारा गोल्डन रूल। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तीसरा रूल है मिस्चिफ रूल, जिसको कि हम हेडन्स रूल भी कहते हैं। इट मीन्स दैट while interpreting a statute, a court should look at the problem or mischief that the legislation was designed to fix and interpret the law in a way that addresses the issue even if it requires going beyond the literal wording of the statute. तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करते समय कोर्ट को प्रॉब्लम को देखना चाहिए, यानी कि मिस्चिफ को एड्रेस करना चाहिए कि किस समस्या को लेकर के विधायिका ने वो कानून बनाया था, उनकी मंशा क्या थी। इसके लिए उनको लिटरल रूल्स से अलग भी होना पड़े, गोल्डन रूल्स के आगे भी बढ़ना पड़े तो वो बढ़ेंगे। इसके की पॉइंट्स हैं। पहला, फोकस ऑन द प्रॉब्लम। इट एनकरेजेस जजेस टू कंसिडर द सिचुएशन बिफोर लॉ वॉज पास्ड। तो ये जजेस को एनकरेज करता है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि जब ये कानून नहीं बना था तब क्या सिचुएशन थी, और जो गैप है, मिस्चिफ है,
उसको एम करें, उसको एड्रेस करें और उसका निराकरण करें। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरप्रिटेशन। अनलाइक लिटरल रूल, दिस अलाउज जजेस टू इंटरप्रेट लॉ मोर फ्लेक्सिबली to achieve the intended purpose even if it means going slightly beyond the strict wording। तो लिटरल रूल से अलग हो करके सोचा जाए तो ये वाला रूल जो है जज को अलाउ करता है थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, और ताकि कि इंटेंडेड पर्पस जो है वो अचीव किया जा सके। तीसरी बात है फैक्टर जो कि कंसिडर किया जाता है। कोर्ट लुक एट प्रीवियस लॉ, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, रेमेडी गिवन बाय द लेजिस्लेशन एंड पर्पस टू बी अचीव बिहाइंड द रेमेडी। तो फैक्टर जो कंसिडर किए जाते हैं, कोर्ट जो है पुराने कानून को देखता है, समस्या को आइडेंटिफाई करता है, फिर लेजिस्लेशन ने क्या उपाय दिया है इसको समझता है, ताकि उसकी प्रॉपर रेमेडी दी जा सके। एग्जाम्पल्स में केस लॉ कॉर्करी वर्सेस कारपेंटर का हम स्टडी करेंगे। हियर कोर्ट अप्लाइड दिस रूल टू इंटरप्रेट अ लॉ प्रोहिबिटिंग ड्रंक ड्राइविंग इन चार्ज ऑफ अ कैरेज। तो अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करके व्यक्ति ड्राइव कर रहा है किसी गाड़ी को, इसमें बाइसिकल भी इंक्लूडेड है, क्योंकि लेजिस्लेशन विधायिका ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति शराब पी करके गाड़ी ना चलाए ताकि उसके जीवन की सुरक्षा हो सके। इसीलिए लॉ का जो एम था दैट वाज टू प्रिवेंट अ पर्सन टू ड्राइव वाइल ही और शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड regardless of a specific type of vehicle involved. It addresses or focuses on mischief of drunk driving on public road। तो इसमें मेन मुद्दा था कि जो ड्रंक ड्राइविंग होता है उसको अवॉइड करना था। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रीट सॉलिसिटेशन का। इफ़ अ लॉ प्रोहिबिट्स soliciting in street, the court might apply the mischief rule to consider the balcony as an extension of street। तो अगर स्ट्रीट सॉलिसिटिंग को लॉ प्रोहिबिट करना मांगता है तो कोर्ट ये इंटरप्रेट कर सकता है कि जो बालकनी है वो भी स्ट्रीट का ही एक भाग है। इफ़ समवन इज़ फाउंड सॉलिसिटिंग फ्रॉम द बालकनी ओवरलुकिंग द स्ट्रीट, तो फिर वो पनिशेबल है, बिकॉज द इंटेंट ऑफ लॉ इज टू प्रिवेंट पब्लिक, क्योंकि विधायिका का जो इंटेंशन है वो पब्लिक की सुरक्षा है। सॉलिसिटेशन लॉ के हिसाब से जो इसका अर्थ होता है वो है एनकरेज समवन टू गेट इन्वॉल्व इन एन इलीगल एक्टिविटी। किसी गैर कानूनी काम में किसी व्यक्ति को शामिल करने के लिए उकसाने को कहते हैं सॉलिसिटेशन। तीसरा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल यूनिट्स विथ सेपरेट यूनिट्स बिलो एम्प्लॉय लिमिट। मान लीजिए कोई कानून किसी फैक्ट्री पे एप्लीकेबल है और वो ये कहता है कि 50 से ज़्यादा आप एम्प्लॉय नहीं रख सकते, लेकिन उस कंपनी ने अपनी होशियारी देते हुए ये करा कि बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स जो उनके हैं उनमें सब में 50-50 से कम एम्प्लॉय भर रखे। कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन मिस्चिफ रूल का यूज़ करके ये कंसिडर करेगा कि पूरे ही अलग अलग जो मान लीजिए 10 यूनिट्स हैं तो 10 में उन्होंने मान लीजिए 50 से कम 40 लोगों को रख रखा है, तो 400 लोग हो गए। तो कोर्ट ये कहेगा कि भाई आपके पूरे कंपनी में 400 पीपल काम कर रहे हैं, जबकि आपकी लिमिट तो 50 की ही थी। तो वो सेपरेट नहीं, सबको कंबाइन करके एक वन एंटिटी मानेगा पूरे यूनिट्स को और फिर अपने लॉ को इंटरप्रेट करेगा। इसी तरह से मान लीजिए फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, गैम्बलिंग लॉज को लेकर के बात आई, तो इन केसेस में लीगैलिटी ऑफ ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स इज़ डिबेटेड। जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स होते हैं उस पर डिबेट है। कोर्ट्स माइट अप्लाई द मिस्चिफ रूल, कोर्ट इसमें मिस्चिफ रूल अप्लाई कर सकते हैं टू डिटरमाइन इफ़ सच एन एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट गैम्बलिंग और नॉट, कि जो भी एक्टिविटी उस पर चल रही है वो गैम्बलिंग है या नहीं है। कंसिडरिंग द फैक्टर्स लाइक लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट, अगर उसमें बहुत स्किल रिक्वायर्ड है तो फिर वो गैम्बलिंग का हिस्सा शायद कोर्ट नहीं मानेगा। तो इस तरह से मिस्चिफ रूल का इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब जो लास्ट प्रिंसिपल रूल है जो 4th नंबर का है उसको कहते हैं रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एक लीगल डॉक्ट्रिन है
that interprets multiple laws in a way that doesn't conflict with each other. The goal is to give effect to all the provisions of law. तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल ये कहता है कि अगर एक दो से ज़्यादा कानून हैं और दोनों सभी कानून मान लीजिए एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, तो कोर्ट कुछ इस तरह से सभी कानूनों को इंटरप्रेट करेगा कि सारे ही प्रोविजंस जिंदा रह जाएं, कोई भी इनवैलिडेट ना हो। इसी को हम कहते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल। आइए देख लेते हैं ये रूल कैसे काम करता है। द रूल अप्लाइज व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 और मोर लॉज। जब भी 2 या 2 से अधिक कानूनों के बीच में विरोधाभास हो जाता है तो ये रूल अप्लाई होता है। द रूल इज़ बेस्ड ऑन आइडिया दैट लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ। ये इस पे प्रिजम्पशन पे बेस्ड है कि विधायिका का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं होता है कि विरोधाभासी कानूनों को बनाया जाए। दिस रूल प्रमोट्स कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कोई भी कानून लंबे समय तक चले, इसको भी ये प्रमोट करता है। दिस रूल अवॉइड्स इंटरप्रिटेशन दैट रिजल्ट इन हार्डशिप, इनजस्टिस, इनकन्वीनियंस और एनोमली। तो ये रूल जो है अवॉइड करता है इंटरप्रिटेशन इस तरह के जिससे कि कोई परेशानी, कोई इनजस्टिस, कोई इनकन्वीनियंस आदि पैदा हो। इट ऑल्सो कंसिडर्स द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर दैट एवरी प्रोविजन शुड रिमेन ऑपरेटिव। ये लेजिस्लेशन यानी विधायिका के इस मंशा को भी अपहोल्ड करता है कि विधायिका चाहती है कि सभी कानून ऑपरेटिव बने रहें। एग्जाम्पल्स में केस ऑफ शांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आप ले सकते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया था ये रूल टू बैलेंस द फंडामेंटल राइट्स विद DPSP। साथ ही श्री वेंकट रामाराव देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का भी केस स्टडी आप ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द रूल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25(2)B एंड 26(B) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोस्तों ये हमारे 4 प्राइमरी रूल्स थे जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे सेकेंडरी रूल्स हैं जिसमें नॉशिटरी सोशियस, एजस्डम जनरस और रिडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस जो कि लैटिन मैक्सिम्स भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे।